वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेन, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा यूनिवर्सिटी अलमाज गेट, जहां आज हमारे आज अमरावती ज़िला ऑटो यूनियन की ओर से प्रचार सभा यहाँ रखी गई है और अमरावती लोकसभा के उम्मीदवार बलवंत जी वानखेड़े के पक्ष में रखी गई है। बलवंत जी वानखेड़े यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके वेलकम के लिए उनकी सभा यहाँ पे रखी गई है। सभी हमारे ऑटो यूनियन के यहाँ पे वरिष्ठ लोग मौजूद है। हमारे शागिर साहब यही है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है आज यहाँ पे बलवंत भाव वानखेड़े की सभा के लिए। और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अलमाज गेट पे मुस्लिम समाज के बंधु, इसके अंदर सभी समाज के लोग हमने दिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी, इधर के पिपरी उत्तम सर के लोग भी यहाँ पहुँचे बलवंत भाव वानखेड़े के अपने स्वागत के लिए। और हमारे नितिन भाव मोड़ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है, नितिन भाव मोड़, विदर्भ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है नितिन भाव मोड़, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ समय में। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, पूरे यहाँ पे सब तादाद यहाँ पर रुकी है। और कुछ ही समय के अंदर हमारे अमरावती लोकसभा के उम्मीदवार, राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत जी वानखेड़े कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उनके पहुँचने के बाद में पूरी लोकेशन लेके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं चाहूँगा तो कैमरामैन से तो लोकेशन ले, जो माहौल यहाँ बना है आज अलमाज गेट यूनिवर्सिटी बडनेरा में। और हमारे सिद्दीक भाई भी यहाँ मौजूद है, हमारे मुन्ना भाई है, नाजिम भाई है, सभी यहाँ पे वरिष्ठ है ऑटो यूनियन के। मेरे भाई भी यहाँ मौजूद है। और मैं दिखाना चाहूँगा पुराने जो ऑटो यूनियन के हमारे मेरे भाई छोटे, सभी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये सभी ऑटो वालों के मेहनत और उनको मतलब पूरा मैनेज किया हमारे शागिर भाई ने। ये काफ़ी मेहनत की है उन्होंने आज प्रोग्राम के लिए, परमिशन वगैरह लाना, पूरी सेटिंग करना, चेयर वगैरह। और बलवंत भाव वानखेड़े को हमारे ऑटो यूनियन का समर्थन है, नितिन भाव समर्थन दिए गए, नितिन भाव ने समर्थन दिए, देख सकते हैं। हाँ, नितिन भाव ने ऑटो यूनियन की तरफ से समर्थन है, खुल के समर्थन करते हैं ऑटो यूनियन के जिला। ठीक है, समर्थन है बिल्कुल। सभी आप लोग ऑटो वाले एक है, देख सकते हैं, सभी ऑटो वाले यहाँ पे एक साथ में एकत्रित हुए हैं और इनका फुल समर्थन है। बलवंत भाव वानखेड़े राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा अमरावती के उम्मीदवार अभी कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बलवंत भाव वानखेड़े पहुंच रहे हैं, हमारे नितिन भाव कदम भी पहुंच रहे हैं। उनके आने के बाद में उनकी पूरी लोकेशन लेकर आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहा है विदर्भ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नितिन भाव मोड़। नितिन भाव, हमने सुना है यहाँ पर आपका जो प्रचार सभा का बोर्ड लगा हुआ है और आपने अमरावती लोकसभा के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े को समर्थन घोषित किया। मैं चाहूँगा इस मौके पर दो शब्द। नितिन भाव मोड़, विदर्भ ऑटो यूनियन अध्यक्ष। ऐसा है कि हमारे संगठन में जो है, आपको मालूम है, मैं इतने संगठन से कम 25 साल से जुड़ा हूँ। आज भी कुछ ऑटो चालक है जो 35 साल हो गए, 30 साल हो गए ऑटो चला रहे, उनकी कंडीशन वही है। और हमारे इसमें बौद्ध समाज के मेरे जो भाई, मुस्लिम समाज के बहुत लोग हैं और उनके खिलाफ ही ये जो कमल वाले हैं, बीजेपी वाले, वो हमेशा उनके खिलाफ में बातें करते हैं। और कुछ भी बोलो, रोजी रोटी के लिए बोलो, पागल है क्या, कौन है, चलो ना। तो अब रोजी रोटी के लिए बोलो या कुछ, तो श्री राम, अपन ने बोलना भाई खेती को बाल नहीं मिल रहा है, हनुमान चालीसा। अपन बोलेंगे कि भैया महंगाई बढ़ गई है, गैस बढ़ गया, तो बोलेंगे 370। ये जो उनका जो 10 साल से जो चल रहा है, इसमें ना गरीब की कोई साइड ली हुई, या गरीब को कोई रोजी रोटी, या किसान को जो मर रहे हैं बेचारे, उनके लिए कुछ भी नहीं। ये जो यंग लड़के हैं, उनका भविष्य क्या है फिर ऐसे ही अगर चलते रहा तो? और फुकड़ के 5 किलो अनाज दे देंगे, उसके खुद का फोटो छापेंगे, उससे क्या लोगों का पेट भरता है, उससे क्या कपड़ा मिलेगा? तो ये सब बातों से हमने अभी सोचा है कि ये उपेक्षित वर्ग है। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं ये उपेक्षित लोगों की इतने दिन से संगठन चला रहा हूँ और वो हिसाब से मेरे को एक गरीबी की कल्पना है कि ये लोग कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे घर में कपड़े पहनते होंगे, ईद आ गई तो कैसे जश्न मनाते होंगे बेचारे। वो सब देखने के बाद में मैंने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस जो थी, कम से कम 70 साल में ये जो दिख रहा है, ये सब कांग्रेस के दिन है। जब उन्होंने सत्ता ली थी हाथ में,
मैं कोई कांग्रेस वाला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जब सत्ता ली थी तो भिखारी बन गया था भारत। अंग्रेज़ों ने पूरा लूट के खा के लेके गए थे, यानी सुई तक बनती नहीं थी इंडिया में। आज सब बन रहा है और उसका श्रेय अगर वो लोग लेंगे तो गलत है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोगों ने बाहर निकल के पूरा वोटिंग जो है पंजाब को करो। ये टाइम एक बार बहुत 2019 में भी आपने बहुत समर्थन किया था और बहुत प्रचार किया था जो लोकसभा गया उसके बाद। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने राणा का प्रचार बहुत तन मन धन से किया था, क्योंकि उस टाइम में वो कांग्रेस के टिकट पे थी और मोदी के खिलाफ में बोलती थी। आज एकदम से कौन सा पलटी मार दी तुमने कि एकदम मोदी तुम्हारा ये हो गया, नज़दीक का हो गया, और जो सपोर्ट से तुम आए उसको दगा दे के तुम दूसरे पार्टी में जा रहे हो और दादागिरी कर रहे हो। देखो ना, आज सांस्कृतिक अपना ये जो साइंस कोर का मैदान है उसमें बच्चू कडू ने परमिशन ली थी, उसके बाद दादागिरी करके वो मंडप छीनना, तो उसका मंडप भी गिर गया मैंने सुना। तो ये सब ऊपर वाला छोड़ता नहीं है। और मैं चाहता हूँ अभी हम अच्छे कमली वाले बाबा के दरगाह के पवित्र स्थान पे बैठे, तो मैं उनको भी प्रार्थना करूँगा कि लोगों में थोड़ी ये आ जावे परिवर्तन की लहर, और एक बार मौका दे दो, देखेंगे उनको भी, क्योंकि इनको 10 साल देख लिया है। अग्निवीर ये वो सब चाइना अंदर घुसा पड़ा है, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विदर्भ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नितिन भाऊ मोड़। इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि अब की बार हम बलवंत जी वानखेड़े को समर्थन दे रहे हैं, और उनकी पूरी टीम यहाँ पे शकीर भाई, सिद्दीक भाई, मेरे भाई क्या नाम है आयफाज भाई, सभी पूरी टीम पूरी उनके साथ में जुड़ी है। उनका कहना है कि 2019 में भी हमने इनको समर्थन किया था और अभी हम बलवंत जी वानखेड़े को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा कहना है हमारे नितिन भाऊ का मोड़ का। और अभी बलवंत जी वानखेड़े पहुँचने वाले हैं, उनके आने के बाद में हम पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाते हैं। बड़े भाई मार्गदर्शक नितिन भाऊ मोड़, जिला ऑटो यूनियन अध्यक्ष, विदर्भ के संस्थापक अध्यक्ष ऑटो यूनियन के, हमारी नेता मार्गदर्शक प्रीतिताई संजय बन, विभाताई गौरखेड़े, और मंच पे सब उपस्थित मेरे से उम्र और सलाह मशवरे से बड़े हमारे अयूब भाई, सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। किस लिए जमा हुए ये कुछ बताने वाली बात नहीं है। चुनावी माहौल है, 2 दिन रह चुके हैं प्रचार के, और देश में किस तरह का माहौल अभी शुरू हुई है कुछ बताने की नहीं बात नहीं है। गए वक्त सभी के वोटों का फायदा लेकर आज किस तरह से आलम किया करा जा रहा है, मसला तैयार किया जा रहा है, भेदभाव, डिवाइडेशन और इस तरह की राजनीति अमरावती से लेके देश तक घातक है, ये सब आप सभी को जानते हो। दूसरी बात यह कि एक सीधा साधा आदमी कांग्रेस पक्ष के पंजा चुनाव पर लड़ रहा है, जिनका नाम है बलवंत भाऊ वानखेड़े। या बुजुर्गों की दुआओं के ऊपर वो खासदार बनेंगे ऐसे मुझे लगता है। दो लाइन बोलना चाहूंगा। वोट जी रहे हैं गांव में लोग पैसों के मस्ती में, वोट जी रहे हैं लोग गांव पैसों के मस्ती में, पंजा को लीड मिलेगा जूनी बस्ती में। अभी रवि रहना है पैसों के मस्ती में, रवि रहना है पैसों के मस्ती में, लीड मिलेंगे पंजा को जूनी बस्ती में। ज्यादा से ज्यादा मेरे नौजवान भाई मैं यहाँ दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम दोपहर में हमारी एक बैठक मस्जिद में हुई है, प्रीतिताई भी थी। युवाओं को खंडे का वापर या यूज मत होने दीजिए। ये खंडा इतना भी नाजुक नहीं है कि कोई साड़ी बांट के, कोई किराना बांट के अपने वोटों को खरीद सकेंगे। और युवाओं के खंडे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है चुनाव की, और जिसको बोलते हैं ना मोगम में पकड़ लेना, ये तो बस बीत जाएंगे, बाहर जाएंगे। ये सब वहम किसी के दिल से निकालना है। और मुझे लगता है यही सब ये वोटर है, मतदाता है, जिन्होंने आज उनको 2.5 करोड़ के गाड़ी में घूमने के लिए जो मिली ना, ये सब तुम्हारे वोटों पे मिली हुई है। 2.5 करोड़, मराठी में हमारी कहावत है, 2.5 करोड़ची गाड़ी 17 रुपयाची साड़ी। ये सब धंधा बंद होना चाहिए। मैं भी रविनगर से शिवसेना पे
संजय गोवन ने मुझे टिकट दिया था, मैं 400 वोटों से गिरा। ललित झंझार मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन जिस तरह का हालात अभी देश में है तो वो कुछ दिल को भाने वाली बात नहीं है। दोपहर में भी 2 लाइन बोली थी और अभी भी 2 लाइन बोल के मेरा संभाषण खत्म करूंगा। जिन किसी को लगता है कि हिंदू मुसलमान ये सब जाति भेद निर्माण करके वो बात को महत्व है कि हम सत्ता पे बैठेंगे, तो उनके लिए कम अक्कल लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, राष्ट्र संत गाडगे बाबा, इन तमाम राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू, इन सभी महामानवों को मैं नमन करता हूं। अमरावती जिला ऑटो यूनियन की तरफ से हमारे जो नेता है नितिन भाऊ जी मोहड़ साहब, इन्होंने जो यहाँ पर जो सभा रखी है, ये सभा है अगर पूरे मतदार संघ में लोकसभा में अगर होती तो इसका मजा और भी आ जाता था। अच्छा हुआ ये बंडेरा में इन्होंने सभा रखी है। ये आठवड़ी बाजार में भी अगर रहती, नई बस्ती में, कल का टाइम है हमारे पास में और 1 दिन का, अगर ये सभा नई बस्ती में हो जाए तो इसका मजा और भी आ जाएगा। आजाद चौक जो है नई बस्ती का, वहां पे बंडेरा में आज तक बलवंत साहब की जो सभा है, पद यात्राएं हुई है लेकिन सभा नहीं हुई है। मैं अभी नितिन भाऊ से विनती करूंगा कि नई बस्ती में एक ऑटो यूनियन की तरफ से सभा हो जाए। महाविकास आघाड़ी की तो है ही, लेकिन ऑटो यूनियन की तरफ से अगर सभा हो जाए तो जनाब ये जो आखिरी का जो वक्त है, मतदाताओं को अभी हमारे यहाँ पे क्या शुरू है, रवि राणा के बारे में और इसके बारे में, नवनीत राणा के बारे में, हम लोग इनका नाम लेकर इनका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको अभी हमारा उम्मीदवार कौन है, हमारा उम्मीदवार बलवंत वानखड़े है, उनका चुनाव चिन्ह जो है, इन सारी बातों के ऊपर हमको फोकस करना है। हमारे मतदाता को बाकी झूठे वादे देने के बजाय हमारे जो उम्मीदवार है उन्होंने एक शपथ पत्र, एक नोटरी करके वो चुनाव जीतने के बाद में क्या काम करने वाले हैं। देखिए सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जो है, घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादे किए हैं, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते ये क्या करेंगे करके, लेकिन लिखित तौर पे जो दिया है उन्होंने, आप इस सभा के अंदर हमारे कार्यकर्ता उस शपथ पत्र को बांटेंगे। आप उसके जो मुद्दे हैं, किसान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, उसके बाद में युवाओं के कल्याण के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमारे उम्मीदवार ने बलवंत जी वानखड़े से रहेगी। मैं शब्द समाप्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों को ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने बहनों को बुलाया नहीं है शायद, लेकिन मैं आपकी बहन यहाँ पे खड़ी हूँ। सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और यहाँ पे बैठे आयुब भाई, शाबिर भाई, नितिन भाऊ और यहाँ किरण भाऊ गुर्दे, मिथुन सोलंके, राहुल भाऊ, मेरी सहेली विभा और देवूर दादा, आप सबसे फिर से मिलने के लिए बहुत खुशी हो रही है। शायद मैं 4 साल बाद आई हूँ सबके सामने। वैसे तो बीच बीच में मैं आती रहती हूँ, लेकिन आप सब मेरे को 4 साल बाद मिल रहे इतनी बड़ी संख्या में। पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था और शायद आप ही की वजह से मैं 75,000 के मत ले पाई। हाँ, थोड़े कम गिर गए थे, ठीक है, हार जीत शुरू रहती है, लेकिन अभी हारना नहीं है। हारना है क्या? हारने के लिए बैठे हैं हम? किस लिए बैठे हैं और क्यों जीतना है? क्यों जीतना है वो सबसे बड़ी बात है आज, कि अपने को जीतना है और बहुत सारे वोटों से जीतना है, क्योंकि आप ही की वजह से पिछले बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में थे और वो वोट लेकर अपने यहाँ खासदार चुने गए थे। तो हम बोलेंगे हमारे वोट्स आप सबके वोट्स थे, इसीलिए वो जीत पाए, और इस बार वही वोट बलवंत भाऊ को मिलेंगे, इसलिए हम जीतने वाले हैं।
ये सब आपकी मेहरबानी रहेंगी, आप सबकी मेहरबानी रहेंगी, क्योंकि आप सबका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है एक एक वोट। आपको लगता होगा कि क्या फर्क पड़ा है, लेकिन आपने देखा है कि एक एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा है ना, बडनेरा ने तो बहुत अच्छे से देखा है और मैंने बहुत पास से देखा है कि क्या फर्क पड़ता है। अगर आप लोग सबके पीछे रहे ना, आपने अगर एक बार ठान लिया कि इसको जिताना है, तो सच्ची में मैं बोलती हूँ आप लोग कर लेते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये ताकत है आप लोगों की। एक बलवंत भाऊ की वजह को ध्यान में रखकर एक शेर कहूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ ये शेर, क्योंकि ये बडनेरा को बहुत सूट होता है कि किरदार में मेरी भले अदाकारी ना हो। सुन रहे हैं आप? किरदार में मेरी भले अदाकारी ना हो, गुरूर है, खुददारी है, मक्कारियां नहीं है। आज का जो चुनाव है वो पूरी मक्कारी पे, मैं बोल सकती हूँ कि आज के चुनाव का मुद्दा तो मक्कारी होनी चाहिए। आप लोगों को सही लग रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि हर एक के साथ यहाँ पे बैठे हर एक के साथ मक्कारी हुई है। आपके नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, किसी और के नाम पर वोट लिए गए, और जब जीतने के बाद जब बारी आई आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों के लिए बात करने के लिए, तो आपने देखा क्या हुआ। जाति धर्म के नाम पे ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हर एक के अपना धर्म है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रास्ते पे आकर धर्म की नुमाइश करें। ये अपने अपने दिल की बात है, अपने अपने जज्बात की बात है, वो अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन इस बात पर अगर वो झगड़ा लगाए या किसी और अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने मकाम को हासिल करने के लिए आपके एक एक वोट का अगर वो फायदा ले रहे हैं, तो ये आपका काम है सोचने का और 26 तारीख को दिखाने का कि आप सबकी ताकत क्या है। दिखाएंगे ना? एक भी जन घर पे नहीं रुकना चाहिए, सबके सब में वोट करना चाहिए। और ये मैं सबको बोल रही हूँ। आपने बलवंत भाऊ को देखा है? किसने किसने देखा है? आप उनसे मिले हैं, आपको फर्क जान पाएंगे कि अपने को बलवंत भाऊ को क्यों जिताना है। इतनी सादी शख्सियत है कि आप अगर वो आपके बीच में भी बैठे हो ना, तो पता नहीं लगेगा कि ये उम्मीदवार है। इतने और आमदार है उम्मीदवार और आपको पता है, बहुत छोटे आदमी, मामूली इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक सरपंच थे, और सरपंच से लेकर आज खासदार के लिए खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। सब बोलते हैं उनको मिलता गया, लेकिन नहीं, संघर्ष की बात है। एक आदमी जब सरपंच से पहले भी ग्राम पंचायत सदस्य, बहुत बड़ी बात है। वहां से लेकर यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। और वो यहाँ तक क्यों पहुंचे पता है? क्योंकि वो अपने से लगते हैं, आप उनसे सहजता से बात कर सकते हैं। उनके आजू बाजू में आपको बॉडीगार्ड कभी नहीं दिखेंगे, उनके आजू बाजू में आपको महंगी गाड़ी कभी नहीं दिखेंगी, लेकिन उनके बाजू में आपको लिखेंगे एक सामान्य आदमी, एक साधारण आदमी जो उनके पास जाकर अपनी बात कहलवा सके, उनसे बात करवा सके। ये सब बलवंत वानखेड़े जी की एक खासियत है। और उससे भी बड़ी खासियत है कि उनमें आपको अहंकार जो बोलते हैं ना, आजकल जो हर एक में दिखता क्या है बोलते हैं और आप देख रहे हैं कि सत्ता का अहंकार क्या होता है। आज सबको ये पता है कि अमरावती में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत हो चुकी नौटंकी, बहुत हो चुकी साड़ी पैसा। अब अपने को बडनेरा अमरावती से 10 किलोमीटर दूर है, आप सबको पता है 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसा लगता है गांव में आ चुके। अमरावती देखो और बडनेरा देखो, 15 साल से आप लोगों को कुछ ना कुछ बोला गया है, लेकिन अगले 5 साल में करूंगा, अगले 5 साल में करूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड दिखेंगे, लेकिन उसकी एक खासियत है, बोर्ड दिखेंगे आपको और यहाँ पे बेंचेस डालकर रखे हैं ताकि आप लोग सिर्फ बैठकर बातें करें, मुंह ना खोलें। ये सब खासियत है, ये सब बदलना है। अपने को ना जात पात में पढ़ना है, ना धर्म में पढ़ना है। अपने को देखना है कि अपने बच्चे, अपनी आने वाली पीढ़ी क्या काम करे, उनके हाथों में क्या काम रहे। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला था कि रोजगार दूंगी, खुद मैं एक महिला हूँ, लेकिन किसी महिला के लिए कोई रोजगार नहीं आया, जो आया वो लेके गए, है ना। तो अपने को अगर आज मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, भैया ने बोला था या नितिन भाऊ ने कि आप आइए जरूर,
मैंने कहा इतने होशियार लोगों के बीच में मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ठान लिया है और वो करके दिखाएंगे, इसलिए मेरी आने की जरूरत भी नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सबने कहा कि ताई आप आओ, इसलिए मैं आई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत है कि कौन से नंबर की बटन है और कौन सी मशीन रहेंगी, पहली वाली, क्योंकि 2 या 3 मशीन रहेंगी। अब देखो उन्होंने क्या खेल खेला है, उन्होंने उनके ही आदमी डाल दिए और 35 या 37 उम्मीदवार किए हैं। मुझे नहीं लगता कि 37 उम्मीदवार खड़े हैं, उन्होंने ही 10-15 डाल दिए होंगे ताकि एक मशीन ना रहे, इसलिए 3 मशीन है। पहले मशीन पे नंबर 2 का बटन, और बोलना तो पड़ता नहीं, क्या है, पंजा। दिखाओ सर, तो मुझे नहीं लगता नितिन भाई मेरे बोलने की भी जरूरत है और यहाँ आने की भी जरूरत थी, लेकिन मैं शुक्रिया मानूंगी नितिन भाऊ का, शामिर भाई का, आयुब भाई का, सबका, कि आप सबने मुझे बुलाया और मुझे इतनी शांति से आपने सुना। लेकिन अगली बार मैं ये चाहूंगी कि हमारी बहनों को भी लाइएगा प्लीज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन 26 तारीख को सबको निकल के क्या करना है, पंजाब बगल भगवान करे को। सच्ची में आप सुन कर लाइए, आप उस शख्सियत से मिलिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग उनके लिए इतनी मेहनत क्यों ले रहे हैं, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि आप बलवंत भाऊ को वोट दीजिए। आप मिलिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अम्बेडकर, इनके विचारों को मैं नमन करता हूँ और हमारे दोस्त, मेरे भाई मोहन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बलवंत भाऊ के लिए इतनी बड़ी सभा रखी। पहले तो उनका तालियों से आपने इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा का इलेक्शन है, सभी तरफ बहुत सारी हवाएं चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक ही हवा चल रही है और वो भी पंजे की। कौन सी चल रही है? पंजे की हवा चल रही है। 2014 में, 2019 में हमने जिन उम्मीदवार को चुन के लाया था, हमारे वोट पे चुन के आए थे, बुद्धिस्ट लोगों के वोट पे चुन के आए थे, मुस्लिम लोगों के वोट पे चुन के आए थे, लेकिन उन्होंने हमें 2 महीने में दगा दे दिया और मोदी का गुणगान गाने लग गए। खासदार का काम क्या है? अगर एक खासदार वो कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ में क्यों गई, क्योंकि मुझे इस अमरावती का डेवलपमेंट करना था, लेकिन आपको कहीं डेवलपमेंट दिखा क्या? हाँ या नहीं? फिर जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये नवनीत भाभी संसद में क्या बोलना चाहिए? उसने रोजगार की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसान आत्महत्या हो रही है, उस पर बात करना चाहिए, करना कि नहीं चाहिए? लेकिन ये भाभी क्या कहती है, देखिए इस देश में अगर रहना है तो राम बोलना पड़ेगा। जब हम एक धर्मनिरपेक्ष लोग आपको जब चुन के देते हैं तो एक उम्मीदवार ये धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। आस्था की चीज एक घर पे रखिए, संसद में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमें यही कहना है, इस बार देखिए ये नौटंकी चलने वाली है, ये नौटंकी को अपने खत्म करना है। अभी आपके बाजू में ये शादी का हॉल बनने वाला था, 10 साल से ऐसे वैसे पड़ा हुआ है, ना 15 साल, ये भैया बोले 15 साल, और बता रहे कि हमने डेवलपमेंट किया। वो सौदा मैदान में सांस्कृतिक भवन बनने वाला था, अभी हमारी वजह से वहां पे थोड़ा काम शुरू हो गया, वो भी 10 साल से बंद था। इसे डेवलपमेंट नहीं कहते। अगर आप उनके जितने भी भाषण देखेंगे वो तुष्टीकरण का यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को झगड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पास में विकास की कोई चीज नहीं है, लेकिन हम जो लोग हैं इस बार पॉजिटिव वोट करने वाले हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव वोट करने वाले हैं क्या? तो इस बार पंजा ही चलेगा, बाकी कुछ चलेगा क्या? राना चलेगा क्या? किराना चलेगा क्या? सारी चलेंगी क्या? तो कौन चलेगा? पंजा। तुम आगे बढ़ो, जोर से आवाज आना चाहिए, वहां तक आवाज आनी। तुम आगे बढ़ो।
अब हमारे उस टाइम में मैंने व्यापारी मेरे अंग में जाग गया, तो मैं गरीब मुसलमान के घर में गया, पैसे वाले मुसलमान के घर में गया, बहुत पैसे वाले बौद्ध समाज के घर में गया, गरीब बौद्ध समाज के घर में गया, रिक्शा वाले के घर में गया, पान टप्पी वाले के घर में गया, हमारे जो मराठा समाज के जो बड़े बड़े वाड़े लेके बैठे हैं उनके घर में गया, गरीब मराठा के घर में गया, उनका किचन देखा, उनका नहाने का ये देखा। आज भी 15 साल हो गए, कोई फर्क पड़ा नहीं। आपने चुन के दिया था दाने पाटिल, बाद में ये दहीहंडी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं इंडिविजुअल जाता नहीं, लेकिन मैं पब्लिक को पूछता हूँ, मेरे को हंसी भी आती है कि ये 5 किलो रेशन जो भी वो थैली में बनती है, नहीं जाने किसका नाम नहीं लेना, तो उनके फोटो रहते ऊपर, और अभी 5 किलो के अनाज में वो फेंकू का फोटो रहता। तो 5 किलो अनाज देके तुम उनके 5 साल खींच रहे हो, तो ये 5, वो बोलता है मैं 5 लाख लोगों को अनाज देता हूँ, अपन ने पकड़ा ये फेंकता बोलते हैं, तो 2 लाख भी पकड़ेंगे तो 2,500,000 रुपए के हिसाब से, हाँ बाबा, 2 लाख रुपए के हिसाब, 2 लाख को भी पकड़ेंगे तो ये 10 करोड़ रुपए हर साल। ये जो प्रदीप शर्मा का जो अभी ऊपर जो पूजा हुई थी, सत्संग हुआ था, उसमें 10 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। दही हंडी में तुम स्पेशल फ्लाइट से बेलोरा से आदमी लाते हो, उसमें इतना, ये तुम पैसे लाते कहाँ से हो, जबकि पगार तुम्हारा 2-3 लाख रुपया है। तो ये सवाल कोई पूछता नहीं है, ये तुम्हारे पैसे। अब बड़े बड़े बैनर लगे हैं कि वैगन का कारखाना आया है और मिसाइल, अरे कहाँ है, कितने लोगों को रोजी मिली है वहाँ पे? 30,000 लोगों को बोले रोजी मिली है। यहाँ MIDC में आपने 500 एकड़ जमीन रेमंड वालों को दिया है, लेकिन अमरावती के 10% लोग भी, 10% यानी समझो वहाँ पे 1000 कर्मचारी होंगे तो 50 भी अमरावती के नहीं है, और जो 50 है वो एक तो हमारा है, नहीं तो गुरखा है जो बाहर वॉचमैन की कर रहे। और पूरा पैसा जो आता है उसका सेल्स टैक्स जो भी आता है, बिजली हमारी, और वो उद्योग वो लोग डाल रहे हैं। तो जमीन वो लोग 500 एकड़ जमीन में सिर्फ 20 एकड़ जमीन अभी तक रेमंड ने वापरी, पूछने वाला कोई नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे गरीब को, मेरे ऑटो वाले का लड़का भी ऑटो चलाएगा, पान ठेले वाले का लड़का, मैंने ऐसे देखे, क्योंकि मैं अमरावती में पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के आया हूँ 93 में। बाबा वो मेरे को उस दिन, उससे पहले से जानते हैं कि उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि रिक्शा वाले का लड़का रिक्शा चला रहा है, पान पट्टी वाले का लड़का पान पट्टी चला रहा है। तो ये हल गांव खेड़े में जाओ तो वहाँ पे जो क्या बोलते हल चलाता है, उसका लड़का भी बेचारा हल चलाता है। ये जो बेचारे शख्स मेरे सामने बुजुर्ग कोई बैठे, आज से 50 साल पहले ऐसे बैठे होंगे शायद, अब उनके पोते ऐसे बैठ रहे, क्या मिलेगा मेरे को आप बताओ। तो ये सब चेंज करने के लिए कुछ तो भी जरूरत है। बोले 15-15 लाख मैं जेब में दूंगा, फेंकना तो ऐसी चीज है, ये गटर में पाइप डालो और उसके ऊपर चाय बनाओ, ये क्या है? बेवकूफ जनता बेवकूफ है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है बादल में से ऊपर से अगर विमान चलाओगे तो रडार में दिखता नहीं, रडार का उसका संबंध क्या है? रडार तो रेडिएशन जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। और जनता ताली बजाती है, थाली, वो बोले कोरोना भगाओ, थालियां। बेवकूफ लोगों की तो कोई कमी नहीं है गाँव में। मेरा बिल्डिंग में, मैं बॉम्बे में, मेरे बिल्डिंग में सब थालियां बजा रहे थे, उसमें ज्यादा करके बामन थे। मैं बोला क्यों? मजा आया, भाग क्या करो ना। दूसरे दिन उसका लड़का मर गया। तो यानी बेवकूफ बनाने की कुछ लिमिट होती है। और मैं यहाँ पे धंधा चलाता हूँ, 2 होटल चलाता हूँ, फैक्ट्री चलाई मेरे को यहाँ की, और मैं अभी इतनी गरीब लोगों की संगठन चलाता हूँ। उन लोग की हालत क्या है, जो बेचारे आज एक बेकार आदमी है। और गवर्नमेंट कितनी बदमाश है देखो, कि उन्होंने ऑटो के परमिट फ्री कर दिए, तो उससे हुआ क्या है, 2-3 हजार ऑटो बढ़ गए, तो आटा कम फकीर ज्यादा हो गए। रास्ता वही, पैसेंजर वही, ऑटो की संख्या बढ़ गई, यानी उसका जो 1000 रुपए का इनकम था वो 500 रुपया हो गया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कुछ नहीं, गवर्नमेंट ना ऑटो को पैसा देती है खरीदने के लिए ना कुछ। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है, साला परमिट दे दिया ना, वो जवान लड़का
अभी बाप को चिंता है उसकी शादी की, वो क्या करता है, खुद तो भी कुछ काम बेचता है, मंगलसूत्र बेचेगा या कुछ घर का कुछ बेचेगा या कर्जा लेगा और उसको एक 50-60 हजार रुपए जमा करके दे देता है। वो जाके फाइनेंस कंपनी से ऑटो ले लेता है और ऑटो लेके बेचारा अपना काम, यानी गवर्नमेंट ने कुछ रुपए खर्चा किया गया, कुछ नहीं, लेकिन एक आदमी बेरोजगार को रोजगार मिल गया ऐसा बोलते हैं। इतने आज खेती देखो, मेरे पिताजी के ऊपर सौ एकड़। हमारे अजीज दोस्त जो आपके सबके चहेते हैं, नितिन भाई मोहर साहब, हमारे अयूब भाई, साबिर भाई, अशफाक भाई, मुन्ना भाऊ राठौर, नितिन भाऊ कदम, सुरेंद्र भाऊ टेम्बुर ने और तमाम हाजरीन बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, अभी परसों पवार साहब आए थे अपने यहाँ अपने उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने प्रचार चालू होने के बात चालू करने के पहले, बयान चालू करने के पहले उन्होंने पूरे अमरावती जिले से जाहिर माफी मांगी। क्यों मांगी? कि उन्होंने पिछले टाइम जब ये लोकसभा की चुनाव चल रहा था पिछले समय का, मैं उस समय राष्ट्रवादी का शहर अध्यक्ष था और पवार साहब ने उनको समर्थन दिया था। तो मैं अचलपुर, अमरावती, बडनेरा सभी मतदार संघ में घूम रहा था। तो अचलपुर के अपने काजी साहब है, बहुत नामचीन हस्तियत है, मैं उनसे मिलने गया। रफीक सेठ थे, तमाम लोग थे, हम लोग उनसे मिलने गए। तो उनको पता नहीं क्या इल्म हुआ, उन्होंने सब बातचीत की। बोले जनाब आप सेकुलर सीट पे लड़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे? आपके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे मेरे को। ये काजी साहब का बयान था और उसके 8 ही दिन बाद उन्होंने पार्टी बदली। तो मेरे को काजी साहब का मेरा अच्छा गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने मुझसे फोन कहा, बोले ठाकुर साहब ये क्या बात हुई? मैंने बोला काजी साहब, उनको मैंने नमस्ते किया और उनको ये बोला कि आपका जो भविष्यवाणी थी उनको अंदेशा आ गया था। बोले यार आपको कोई एक इंटरनेशनल बड़ी पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है तो आप उस अपक्ष क्यों लड़ रहे? अपक्ष क्यों लड़ रहे? अगर पार्टी पे लड़ते थे तो पार्टी नहीं बदल पाते थे, वो बीजेपी को समर्थन नहीं दे पाते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब खैर ये अभी नितिन भाऊ ने सब बताया आपको कि अब ये जादूगरी, ये अमुक तमुक, ये सब बातें खत्म हो गई है। और ये जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो पार्टी ने इनको टिकट दी है, उस पार्टी के इरादे पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। और ये 8 दिनों में जो तब्दील हुई है हिंदुस्तान की तस्वीर, आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, जानकार हो, व्यापारी हो, हर तरफ हमारे अयूब भाई है, सब लोग बैठे हैं जो दूर दूर तक अपनी दूरदृष्टि रखते हैं। भाइयों, जो हमारा आईन है, हमारा जो संविधान है, उस आईन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनके ख्वाबों की तदबीर थी। उस आईन को बदलने का काम किया जा रहा है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। आपको यहां से, इस बडनेरा के सरजमी से हमेशा इतिहास घड़ता आया है। साबिर भाई, अयूब भाई, एक बार हमको और इतिहास गढ़ाना है यहाँ से कि मैं चाहता हूं कि बडनेरे में सबसे ज्यादा लीड रहे, सबसे ज्यादा लीड रहे। और भगवान के दया से, ऊपर वाले की दया से हमारे यहाँ जो उम्मीदवार मिला है, वो उम्मीदवार इतना खरा है कि उसके सूरत को देख के वोट मिल रहा है। सूरत बोले तो कोई स्मार्ट वार्ड को देख के नहीं, कि उसकी सामने वाले की जो मगरूरी है, धन दे दौलत दे जिंदगी का हर सुरूर दे, धन दे दौलत दे जिंदगी का हर सुरूर दे, कुछ दे न दे मेरे मौला मुझे गुरूर न दे। तो ये जो गुरूरी से जो बात बनी है, ये उनको ऊपर वाले ने वैसे ही हमारे भवन साहब को आज ही उनको चुना के ला दिया उनके शख्सियत पे। मगरूरी नहीं चलती भाई, है ना, मगरूरी नहीं चलती है।
मकरूरी नहीं चलती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि एक बार अपन सब लोग ताकत से, नितिन भाऊ हमारे एक ऐसे शख्सियत है, मेरे बहुत खास दोस्त है, बचपन के दोस्त है। आप सबों ने मेरे को भी मौका दिया था, तब नितिन भाऊ मेरे साथ लड़े थे। ये दौर ही नहीं आता था अगर मेरे खिलाफ लड़ते थे तो पर ठीक है, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन खत्म होने के बाद साथ में बैठ के खाना खाए। तो भाइयों, ये तो सब चलता ही रहेगा। अभी ये लोग सब आएंगे जाएंगे आपके पास, अभी सब खाली हो गए। जिस प्रवास से जिसको न थी फुर्सत, प्रवास से जिस परिंदे को न थी फुर्सत, तन्हा हुआ तो दीवार पे आ बैठा। खाली हो गए, रोज आएंगे तुम्हारे पास। पहले तो उड़ रहे थे, प्रवास चालू था, उड़ रहे थे, चल रहे थे। तो अब तो दौर आएंगे जाएंगे, हजारों बातें आएंगी। पर्सनल तुम्हारे जो काम हुए होंगे इस पे बात करेंगे कि भैया हमने तुम्हारा वो काम कर दिया था, तुम्हारे समाज का वो कर दिया था। पर उनके मंसूबे ठीक नहीं है, बातचीत ठीक नहीं है। और इतनी मतलब उनमें कहां से धर्मवाद आ गया। अभी मेरे को बताओ कि हम लोग भी है, हम भी हिंदू है, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते, अपने घर में पूजा पाठ करते, आप भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते और सब करते। इसके बावजूद इनको क्या है भाई, किसी के घर के सामने जाके अपना धर्म पढ़ो। हाँ, अरे ये सब नौटंकी थी, ऊपर वालों के नजर में इनको आना था, टिकट हासिल करनी थी। और ये दौर अभी बदल गया है। दौर तो एक 8 दिन में हिसाब किताब हो जाता है। दुनिया जब जमहूरियत चाहती है कि अपने यहाँ की जमहूरियत, हिंदुस्तान में अभी अपने यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग काश्तकार हैं। अपना चरान आता ना, चरान रस्सी, वो रस्सी जैसा एक एक धागा ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की कौम है पूरी। अपनी तो हिंदू या मुस्लिम ही नहीं है, जैसो कौमें है हिंदुस्तान में, उस रस्सी की तरह है। जो रस्सी एक एक करके भाजपा निकाल रही है। भाजपा वो रस्सी निकाल रही है, कहीं धर्म के नाम से निकाल रही है, कहीं कुछ निकाल रही है। अभी मेरे से तो बहुत अच्छा नितिन भाऊ ने आपको समझाया। औद्योगिक आदमी है, व्यापारी आदमी है, उनको पूरा इतिहास इस जिले का मालूम है। तो मैं बस आपसे यही बात करने जा रहा हूँ और इस शेर के साथ मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। अयूब भाई ये सब है, कहीं इसमें कुछ जज्बाती होके बोल रहा हूँ तो कहीं कुछ गलत हो जाए तो माफ करना। जबीर रखने से पहले रुख समझ ले आस्ताने का, जबीर रखने से पहले रुख समझ ले आस्ताने का, वरना दुनिया मौका नहीं देगी सर उठाने का। अभी माइक पर उपस्थित सभी उपस्थितों में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब इतनी बड़ी आवाम से यहाँ लोग आप आए, आपका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज आप अपनी आंख बैठे हैं, सब लोग आए हैं। आज महान का सागरी के जो उम्मीदवार है बलवंतराव भगवान खड़े हैं, उनका इतिहास बहुत स्ट्रगल वाला है। वो एक ग्राम पंचायत सदस्य थे, ग्राम पंचायत सदस्य थे, सरपंच से जिला परिषद से आमदार, अब लोकसभा के लिए खड़े हैं। उनके सामने बहुत बड़ी एक धनशक्ति, अपने जनशक्ति, कि उनको हाई कोर्ट से एक पनिशमेंट मिली थी, उसमें 2 लाख रुपए उनको फाइन हो गया था और कुछ सजा हो गई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, 2-2.5 साल उन्होंने टाइम पास किया, ऊपर राम जाने क्या पता क्या वहां से वो लड़ाई ये करके आए। अब ये जनता की अदालत है कि जो समाज का उन्होंने अन्याय किया था, एससी समाज का, उनकी जात चोरी थी, एक आधी बाई रहती थी, माफी मांगती थी, खड़ी नहीं रहती थी, लेकिन उससे भी नालायक लोग निकल गए। उनके जैसे नालायक मिलेंगे नहीं अपने अमरावती शहर में। आपने फिल्म देखी ना बंटी और बबली, उसमें लोग चोरियां करते थे, वो लोग चोरियां करते, ये डकैत निकल गए। ये भू माफिया अपने शहर में भू माफिया है। आपने देखा अपना जैन टॉकी का 40-50 साल पुराने किराएदार थे, उसमें रात को बाउंसर लगा के उनको भी जो गरीबों की दुकान उद्ध्वस्त कर रहे थे। हम गए थे, हमने बचाया था, लेकिन कुछ तो उन्होंने मध्यस्थी करके शायद उनको कुछ पैसे देके सेटलमेंट किया। आप क्या है, ये शादी खाना है, कितने साल से सैंक्शन हुआ है, 15 साल से, कुछ भी बांधा, उसका निधि कहाँ गया,
वो भी खा गए क्या? इनका धंधा ये है रोड खाओ। अरे दादा मैं ग्रामीण में घूमता हूँ, ग्रामीण के जो काश्तकार है इसमें भी कुछ बहुत सारे लोग काश्तकार है। अरे उनके 5 नंबर से कागज पे खा गए इन्होंने, कागज पे खा गए। मैं आरोप करता हूँ, तो उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बता क्या क्या किया 15 साल में तूने। तो बाजपुरी जैसे शहर में 250 लोगों का 4 की जगह थी, इसे एमआईडीसी के नाम पे छीन ली जगह, इनके नाम पे जगह, वहां एक इसका रेचा डाल के रखा है। आप देखो रेलवे की जमीन इनके घर की जागीर है क्या? सेंटर की जमीन है, प्रॉपर्टी है, वहां पे बूथ लगा दिया प्रशासन। आज तो दिन रात ऐसा हो गया कि एक बच्चू बड़ू का 23 और 24 तारीख को साइंस के मैदान में सभा थी, इनकी 22 और 23 शायद 18 की पहले कैंसिल होगी, 22 की कैंसिल होगी, 24 की भी कैंसिल होना ही है, क्योंकि ऊपर वाला देखता है यार। वहां भी तूफान से इनको हरा दिया। बहुत बड़े हनुमान चालीसा करते थे यहाँ से उद्धव ठाकरे साहब, उनके यहाँ जाके मुंबई जाके हनुमान चालीसा। अरे वो मुख्यमंत्री थे, अगर तुम शहर के लिए कुछ निधि मांगते थे आज शहर का विकास होता था। अपने इंडस्ट्री नहीं है, बड़े बड़े कंपनी गया, रेमंड जैसी कंपनी आज गाछा उठाने को तैयार है, जहां हजारों वर्कर गए थे सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं। मैंने खुद आंखें देखा नहीं क्या। अपने की वैगन फैक्ट्री उन्होंने ओपनिंग किया, यार 11:30 से 1200 लोगों की कैपेसिटी है, यहाँ बाहर के लोग पढ़ने को ये है। वहां के कॉन्ट्रैक्ट भी ये लेने के चक्कर में, क्योंकि अपने के कॉन्ट्रैक्ट देखो सुपर हॉस्पिटल है, इरविन है, ऐसे बड़े बड़े सब कॉन्ट्रैक्ट इनके गुंडों के हाथ में, सब इनके गुंडे ये सब पैसे लेके लगा रहे, उसमें पेमेंट नहीं करते। अभी वक्त आया है इनको सबक सिखाने का, क्योंकि ये लड़ाई अब जनता की अदालत में लड़ाई है। अब जनता इनको सबक सिखाएंगी, वैसी तो गई है। अब इसको डिपॉजिट बचा दो, ताकत लगा बोलना तेरी कितनी ताकत लगाना। तू तो गई 3 नंबर पे, लेकिन डिपॉजिट अब बारी है डिपॉजिट की। जितनी ताकत लगा, हमारी जनता ताकत लगाएंगी। हमारे काश्तकार भाई, हमने भी कल शेतकरी संगठन का हमारा पाठिंबा दे दिया। अमरावती जिले की हमारी समान शेतकरी संगठन बलवंत वानखेड़े के साथ में है। इन्होंने जो नौटंकी को सबक सिखाओ, क्योंकि ये अपने लिए बहुत बड़े घातक है। अभी मैंने देखा था कई जगह इन्होंने दंगे की क्लिप लगाया था, कहीं तो भी अंजनगांव है शायद, कहा मीडिया पे कुछ देखा था। ये लोगों को भाई में तेरा निर्माण करो, 2 समाज में तेरा निर्माण करो, नहीं तो अपना अमरावती शहर हिंदू मुस्लिम है, मेरे भी दोस्त सब कभी ऐसी वारदात देखी नहीं। ये लोगों ने 2 समाज में तेरा कैसा निर्माण करो ये देखा। 14 में उनका कुछ प्लान था, वो फेल हो गया। रामनवमी के दिन भी इनका कुछ प्लान था, कुछ ना कुछ लफड़ा कराओ शहर में, कुछ अंगार लगाओ, उसका श्रेय अपन लो। लेकिन अपन शांतिवादी लोग हैं, अपना शहर अमन का शहर है, इसीलिए बोलता इनको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसे बंटी बबली दोबारा अपने शहर में दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि 15 साल से आमदार, 5 साल के खानदार, इनकी नौटंकी उखाड़ के फेंको, वो वक्त आ गया है। 26 तारीख को बटन नंबर 2 पंजा इतना ताकत से लाओ, ये हवा में उड़ना चाहिए। अभी तो 3 नंबर में लिख उसको बोलना, जितनी ताकत लगा तरफ जनशक्ति की ताकत, जनशक्ति हमारे साथ है। इनका डिपॉजिट जमा करो, डिपॉजिट जमा करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे 26 तारीख को तुम्हारे रिश्तेदार भाई बहन को सबको आज से फूल लगाना चालू करो। भैया बलवंत भाऊ को वोट दो, चुपचाप मत बैठो, ये अपना काम। अब बलवंत भाऊ हर जगह आ नहीं सकते, अपने खुद को बलवंत वानखेड़े बनना पड़ेगा। इतना ही बोलता, क्योंकि कुछ लोग हवा के साथ चलते हैं, हम ऐसे इंसान एक हवा का रुख ही बदला देते, इनका रुख ही बदला देना है, इनको भगाना है यहाँ से। इतना बोल के मैं 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। कांग्रेस महाआघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत भाऊ वानखेड़े के प्रचार के लिए उपस्थित रहे हमारे मित्र नितिन भाऊ मोहोड़, खलीफ भाई, बाबा भैया राठौड़, नितिन भाऊ मोहोड़, नितिन भाऊ कदम और सभी मेरे भाइयों। शायद आपको मालूम नहीं कि जिन भाजपा के जो प्रत्याशी है नवनीत राणा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मेरे कॉलोनी में रहते, मेरे बाजू के लाइन में रहते, इसलिए मैं उनको बचपन से पहचानता हूँ। दोनों के भी, रवि राणा, सुनील राणा, नवनीत राणा, तीनों को पहचानता हूँ। उनके नस नस से मैं वाकिफ हूँ।
वो सुबह जब निकलते वो सुबह नींद में से उठने का रात को सोने तक वो पूरा झूठ बोलने का एकमात्र कार्यक्रम है। वो बीजेपी को कांग्रेस को ये तो विश्वासघात ये उनका हथियार है, ये उनका शस्त्र है, ये कहीं भी वापर सकते हो। उसके लिए वो अपने स्वार्थ के लिए आगे पीछे देखते नहीं। मैं इतनी दूर तक जाऊंगा नहीं। नितिन भाऊ मोहन ने, बाबा ये ने, नितिन भाऊ कदम ने आपके सामने उनके विषय पर सब चर्चा की है, परंतु मुझे महत्व का जो विषय है, महत्व का जो हमारे महानगर पालिका का और अमरावती का मुद्दा है, जो आपका और मेरा मिला हुआ मुद्दा है, पूरे महानगर पालिका को बर्बाद करने वाले, कंगाल करने वाले एकमात्र नवनीत राणा और रवि राणा है। वो किस प्रकार है, कम शब्दों में आपको समझा के बताऊंगा। महानगर पालिका का जो मनुष्यबल कर्मचारी का ठेका है 30 करोड़ का, वो रवि राणा के कार्यकर्ता का है। जोन के साफ सफाई का जो ठेका है 30 करोड़ का, वो रवि राणा के कार्यकर्ता का है। अभी रवि राणा के जितने भी कार्यकर्ता है वो काम रवि राणा का करते हैं आज भी चुनाव में, और पगार लेते महानगर पालिका का। ये मैं पुरावे के साथ में मैंने कंप्लेंट किया, पुलिस में किया हो। और आज आपका और मेरा सभी के जो घरों का जो हाउस टैक्स जो 10 गुना बढ़ा है, उसके लिए जिम्मेदार रवि राणा है। तो कैसा, पिछले 2 वर्षों से मैं उसके लिए आंदोलन कर रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, और अभी भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। जो 1000 रुपए का जिसको टैक्स आता था, उसको अब 10,000 रुपए की पावती आ रही है। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि महानगर पालिका 2 साल में पूरी तरह से बर्बाद हुई है। अब बर्बाद होने के बाद में पैसा कहां से लाना, तो ये जो आयुक्त है ये बाहर से आ जाते, 1 साल के लिए तो निकल जाते। तो ये रवि राणा का ही उनके ऊपर दबाव है कि भाई अब पैसा कैसा करना, तो जनता से वसूल करना, कैसा वसूल करना, तो आपसे फिर 1000 रुपए का 12,000 रुपए, उसमें विकास शुल्क, शाला का शुल्क, महानगर पालिका की कोई शाला ही नहीं है, उसका आपको 1250 रुपए लगा है। साफ सफाई शहर में होती थी, उसके 650 रुपए आपको साल के लगा है। ऐसे कई प्रकार के कर आपको लादे गए। और आपने देखा होगा कि नवनीत राणा, रवि राणा ने पिछले 2 साल में हाउस टैक्स के मुद्दे को कोई सभा नहीं ली, कोई बैठक नहीं ली, न कोई चर्चा नहीं की, न विधानसभा में की, न आयुक्त के साथ में की, न लोकसभा में की। क्योंकि उनके पीछे का मसला ऐसा है कि आपसे जो पैसे जमा होंगे तो उनके जो ठेकेदारों के बिल वो अदा होंगे, इनके और कमीशन इनका वजह, इनके पीछे का महानगर पालिका को में बर्बाद करने वाला रवि राणा, और जो खंडनी वसूल करने वाला है उसका भाई सुनील राणा। क्या हकीकत है, मैं आपके सामने ये नहीं कर, मैं आपके सामने एक शब्द हकीकत बता कर रहा हूँ, पूरी हकीकत बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये शहर को बचाने का होगा, आपने आने वाली पीढ़ी को अगर बचाने का होगा, उनको जिंदा रखने को होगा, तो ये बलवंत वानखेड़े कांग्रेस की जवाबदारी नहीं है, ये आपके मेरी सबकी जवाबदारी है। वरना आने वाली पीढ़ी हमारे को माफ नहीं करेगी। ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि मेरे कॉलोनी पर रहते हो, वो कितने बोगस, कितने नौटंकी है, मेरे से ज्यादा शायद आप भी नहीं जानते। पिछले 10 साल से 15 साल से बडनेरा में मैं भी, मेरा बहुत ही पुराना संबंध रह चुका बडनेरा से। बडनेरा को किस तरह से उन्होंने खोखला किया, आप उसके गवाह है। और इनका ये कोई नेता या सामाजिक नेता नहीं है, ये कोई राजकीय नेता नहीं, ये दलाल है, ये बम्बई के व्यापारियों के एजेंट है। इनका काम है बिल्डर्स के साथ में बड़े बड़े काम करना। ये आज बीजेपी के साथ, आपको शायद मालूम होगा, पहले पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस के साथ में थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि कांग्रेस का समय देखा रहा, तो फिर कुछ कांग्रेस और बीजेपी के साथ में रहे। अब उनको लगा कि बीजेपी का समय रहा। 24 घंटे मेरा भी न्यूज पेपर है, 17 साल से मेरा शाम को अमरावती पब्लिक पेपर निकलता, मैंने 10,000 पेपर छापे थे मतदान के दिन पहले, और मुस्लिम एरिया में मैंने बांटे थे कि ये बंटी पब्लिक 24 घंटे में पार्टी बदलेंगे और बीजेपी में जाएंगे। मैंने 24 घंटे मैंने छापा था और 10,000 बांटा था मैंने फ्री में, क्योंकि मैं उनसे वाकिफ हूँ। और वो 24 घंटे में, क्योंकि वो दलाल है, वो नेता नहीं है। और तुमने देखा कि 10 साल में 15 साल में उनका एक तो भी कार्यकर्ता को उन्होंने ऊपर किया, कोई काम दिया, किसी को वर्ली का धंधा लगा के दिया। नवनीत राणा का जो अधिकृत पीए है, उसका वर्ली का धंधा तो अभी बन गया, ये हकीकत है। अमरावती और बडनेरा विधानसभा में जो भी अवैध धंधे चल रहे हैं, उसका एकमात्र गुरु, उसका एकमात्र डान रवि राणा है, ये हकीकत है। मैं आपको सबूत देता। इसलिए विकास, नाली, रास्ते बनते रहेंगे, परंतु पीढ़ी को अगर जिंदा रखना है, पीढ़ी को बर्बादी से बचाने का होगा, तो ये आपको इस दलिंदरी को, इस घातक बीमारी को आपको इस जिले से और इस बडनेरा विधानसभा से हटाना पड़ेगा। वरना महानगर पालिका भी बर्बाद हो जाएंगी, हमारी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएंगी और हम भी बर्बाद हो जाएंगे। बलवंत वानखेड़े ये
हमारे लिए इन दोनों को खत्म करने का एक शस्त्र है। अब ये शस्त्र का उपयोग हम कैसा करते हैं ये आप पर हमारे डिपेंड है। इसलिए अभी 2 दिन 48 घंटे बचे हैं। 48 घंटे में मैं इसलिए बोल रहा कि मैं रवि राणा ये मेरे बाजू में रहता है, एकदम बाजू में। मैं रोज सुबह ये रहता, वो सिर्फ अमरावती में मेरे को खरीद नहीं सका। अभी शायद आपको मालूम है नवाते मल्टीप्लेक्स जो है वो नवाते मल्टीप्लेक्स का मैं एक शब्द में आपको मुद्दा खत्म करता। नवाते मल्टीप्लेक्स का मुद्दा है वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 2016 में आप मनपा के आयुक्त जो हेमंत पवार थे उन्होंने बताया था हाईकोर्ट को उन्होंने शपथ पत्र लिख के दिया ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने अभी क्या किया, रवि राणा ने वो सिर्फ 12 करोड़ में दिया उसके ठेकेदार को। और अभी आपको मालूम है जो दही हंडी हुई वो दही हंडी का खर्चा और नवाते मल्टीप्लेक्स के ठेकेदार ने किया। पर मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से मैं उसके विरोध में केस हारा क्योंकि वो पैसे वाले थे। पर मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया उस पर, वो काम रोक दिया और मैं होने नहीं दूंगा। और मैं महानगर पालिका उसको 1 रुपया दोनों भाई को खाने दूंगा, ये मैं आपको वचन देता। और मैं दिखने वाले व्यक्ति ने हो, जान जाए पर वचन न जाए, मैं दिखने वाले व्यक्ति ने हो। इसी प्रकार आपको भी बलवंत दाऊ को सहयोग करना है। इतना बोल के मेरे 2 शब्द चाहता हूँ कि गए वक्त मैंने आपसे जो जोर जबरदस्ती से वोट जो नहीं अभी चाहिए वो आदमी को दिलाए, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे माफी की एक सजा आप ऐसी जरूर देना कि सब लोगों ने उस दिन घर में उठ के लाइन लगा के कृपया ये वोट अपने पंजा को देना और मेरा जो पाप हो गया उससे छुटकारा देना। धन्यवाद। चैनल ने यूनिवर्सिटी अलमाज गेट की पूरी लोकेशन आपको दिखाई है। ऑटो यूनियन की ओर से प्रचार सभा रखी गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे सभी प्रचार सभा समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे बाबा राठौर, नितिन भाव कदम और प्रीति ताई बन यहाँ सभी लोग पहुँचे थे। सभी लोगों ने अपने अपने स्पीच दी, अपना अपना भाषण दिया। और कुछ कारणवश बलवंत भाव वानखेड़े यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि कल का लास्ट दिन है, इसलिए वो पूरे जिले में घूमना है। तो उस कुछ कारणवश बलवंत भाव वानखेड़े यहाँ पहुँच नहीं पाए। और मैं इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमृतसर न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।